तो देखो अपन ने ना ये फॉर्मूले कल लास्ट में देख लिए थे कौन कौन से। एक तो u बराबर आया था अपना मेन फॉर्मूला 1/2 प्रतिबल इनटू विकृति इनटू आयतन। इससे अपन ने दो फॉर्मूले और निकाले थे। कैसे कैसे निकाले थे अपन को बताया कि यहाँ का प्रत्यास्थ गुणांक y बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति, है ना। तो इससे अपन प्रतिबल निकाल सकते हैं बराबर y इंटू विकृति। तो इसे अपन यहाँ पुट करें तो u बराबर 1/2 प्रतिबल की जगह पे y, तो 1/2 इंटू y इंटू विकृति का स्क्वायर हो जाएगा इंटू आयतन, है ना। अपन को बताया ये होता है, इससे अपन विकृति निकाल सकते हैं। विकृति इक्वल टू हो जाएगा प्रतिबल बटे y। तो इसको अपन यहाँ पुट करें तो अपने पास u बराबर 1/2 इंटू प्रतिबल का स्क्वायर बटे y इंटू आयतन। ये दो फॉर्मूले अपने आए थे, ये नीट में एक्सेप्टेड क्वेश्चन है ना। अब अपन क्या करेंगे कि देखो समझो मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ एक छड़ ली, एक ऐसी ही एक और छड़ ली, दोनों की लंबाई बराबर है बिल्कुल, है ना। और इन दोनों को मैंने एक बल से जोड़ दिया, F बल। अब देखो दो बलों को मैं एक साथ एक बल से खींच रहा हूँ, तो इन दोनों में जो विस्थापन होगा वो बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों बल इन दोनों के लिए आधा आधा बढ़ जाएगा, है ना। अभी समान पदार्थ की बनी हुई छड़ें हैं, है ना। तो विस्थापन बराबर होगा, तो F कुल क्या होगा? F कुल दो भागों में बटेगा, F1 प्लस F2, है ना। अपन को यंग का प्रत्यास्थ गुणांक याद है, y बराबर FL/dl। ADL यहाँ से F इक्वल टू निकाल सकते हैं अपन, क्या निकाल सकते हैं? YADL/L/DAL/L, है ना, निकाल सकते हैं। तो F कुल का क्या होगा? F कुल का होगा y कुल और है ना, ए कुल कितना होगा? इसका A1 मान लो, इसका A2 मान लो, तो ए कुल हो जाएगा A1 प्लस A2। और देखो मान लो इनमें अल्प विस्थापन हुआ DL, दोनों में, यहाँ भी अल्प विस्थापन, यहाँ भी अल्प विस्थापन, तो अल्प विस्थापन तो टोटल DL ही है, दोनों में बराबर हो रहा है। तो DL बटे L इसका हो जाएगा Y1 A1 और इसका भी DL/L प्लस ये इसका Y2 A2 और DL विस्थापन और L। देखो विस्थापन सब में समान हुआ है ना। ये अपन किस में जोड़ रहे हैं? समांतर क्रम में जोड़ी है, दो छड़ें समांतर क्रम में, है ना। तो देखो y कुल इसका क्या है? A1 प्लस A2, है ना। और ये L से L गए 3 बार, A2 बराबर है जाएगा Y1 A1 प्लस Y2 A2। अब यहाँ से y कुल निकाला जाए तो आ जाएगा Y1 A1 प्लस Y2 A2 बटे A1 प्लस A2। ये फॉर्मूला आ जाएगा समांतर क्रम में यंग के प्रत्यास्थ गुणांक का कुल यंग के प्रत्यास्थ गुणांक निकालने के लिए। अगर ज़्यादा हो तो y कुल, जैसे एक से ज़्यादा छड़े हों तो Y1 A1 प्लस Y2 A2 प्लस Y3 A3 डॉट 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 करते जाओ, और इधर A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 करते जाओ आगे, है ना। अगर मान लो A1 बराबर A2 हो, दोनों समान छड़े हों तो y कुल आ जाएगा, क्या दिख रहा है ना? y कुल हो जाएगा Y1 A प्लस Y2 A बटे A1 प्लस A। तो y कुल आ जाएगा अपना Y1 प्लस Y2 बटे A बटे 2A। ये आ जाएगा y कुल आ जाएगा अपना Y1 प्लस Y2 ये आ जाएगा समांतर क्रम संयोजन में। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे ही अगर अपन श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं तो
ऐसे ही अपन अब देखो श्रेणी क्रम संयोजन यह 2000 श्रेणी क्रम संयोजन ये 2026 में एक्सेप्टेड है, क्या आ सकता है ना। तो इसमें क्या है कि मतलब एक छड़ थी और एक और छड़, दो छड़ें ली और इस एप्पल से, अब मान लो देखो इस एप्पल से ये छड़, इसमें ज़्यादा लंबाई में विस्तार होगा, इसमें कम लंबाई में, मतलब इनमें डेल्टा एल फिक्स नहीं होगा। मान लो इसमें विस्तार हुआ DL1 का तो इसमें हो गया DL2 का, कोई दिक्कत, अलग अलग विस्तार हो गया। इसका Y1 था, इसका Y2 था, लेकिन इनमें मैंने क्या लिया है, ए समान ले लिया, के लिए लिया ए समान ले लिया और इसकी लंबाई L1 है, इसकी लंबाई L2 है। अब की बार ये समान लिया है, लंबाई L2 है ना। तो अपन अगर कहें तो इसको अगर एक छड़ मान लें तो इसका ए तो फिक्स रहेगा, y हो जाएगा Y1 प्लस Y2, y कुल आएगा और ये लंबाई हो जाएगी L1 प्लस L2, कितनी हो जाएगी L1 प्लस L2 और इस पर फोर्स लगा। अब देखो इसमें थोड़ा DL2 विस्थापन हुआ, इसमें DL हुआ, तो इसमें टोटल DL विस्थापन हो जाएगा कितना, इसमें ये DL विस्थापन हो गया कितना, DL इक्वल टू ले लो DL1 प्लस DL2, ये DL विस्थापन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके लिए y नहीं लिख सकते क्या, y कुल, इसके लिए इस पर फोर्स कितना है F और लंबाई कितनी है L कितनी है L1 प्लस L2 बटे ए कितना है इसका A और DL कितना है DL, ये इसका y कुल हो गया। लिख सकते हैं अपन, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अपन को पता है कि y कुल है, y कुल है ना, इसमें जो f है ये f कुल है ना, f कुल है, ये f फिक्स है क्योंकि एक ही बल लग रहा है दोनों पर, क्या लग रहा है, एक ही बल लग रहा है। तो अब मैं यहाँ से देखो DL की वैल्यू निकालूंगा, किसकी, DL की, तो DL इक्वल टू क्या आ जाएगा, F L1 प्लस L2 बाई y कुल बटे ए। अगर मैं DL1 की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, F L1 बटे Y1 ए, एक DL2 की वैल्यू निकालूं तो F L2 Y2 ए, ये तो ये वैल्यू हो गई। और अपन को पता है कि DL और DL1 प्लस DL2 है, तो DL की वैल्यू ये, DL1 की ये, DL2 की ये, सबकी वैल्यू अपने पास है, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पुट करता हूँ मैं F L1 प्लस L2 बटे ए y कुल बराबर F L1 ए y1 प्लस F L2 ए y2। तो ए से तो ए गया, F से F गया, L1 प्लस L2 बटे y कुल है ना, बराबर L1 y1 प्लस L2 y2 है ना, L2 y2 है ना। ये आया इसका श्रेणी क्रम संयोजन में y निकालने का फॉर्मूला। अगर ज़्यादा हो तो L1 प्लस L2 प्लस L3 हो जाएगा, डॉट 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 डॉट, इसका हो जाएगा y कुल और ये हो जाएगा L1 y1 प्लस L2 y2 प्लस L3 y3 डॉट 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 डॉट। अगर मान लिया जाए कि L1 बराबर L2 हो तो इस फॉर्मूले में 2L हो जाएगा है ना, 2L हो जाएगा, L1 L2 बराबर L हो, तो और ये हो जाएगा y कुल है ना, और ये हो जाएगा L बटे y1 प्लस L बटे y2, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो देखो कॉमन ले लो, y1 y2 कॉमन आ गया, तो यहाँ देखो y2L प्लस y1L है ना, और ये आ जाएगा 2L बाई y कुल है ना। तो देखो अब अपने पास यहाँ देखो, यहाँ आ जाएगा 2L y कुल बराबर L को माना जाएगा y2 प्लस y1 बटे y1 प्लस y1 y2 L से L गया। तो देखो उल्टा कर दो सबको, y कुल बटे 2 बराबर
बटे y1 प्लस y2। देख श्रेणी क्रम में आया है। अपन को पता है प्रतिरोधों का संयोजन करते थे, प्रतिरोधों का, और वो समांतर क्रम में आता था ऐसा। R कुल बराबर 2R1 R2 बटे R1 प्लस R2। तो ये प्रतिरोधों का उल्टा नहीं हो गया? उल्टा नहीं हो गया क्या? बिल्कुल उल्टा होता है, उल्टा हो गया है ना, उल्टा हो गया। तो ये देखो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में क्षणों का संयोजन है। अब अपन देखते हैं अधिकतम प्रतिबल। देखो प्रतिबल बराबर क्या होता है? F/A। अगर प्रतिबल बल को बहुत ज्यादा कर दिया जाए तो प्रतिबल अधिकतम हो जाएगा, और इस प्रतिबल पर क्या होती है? वस्तु टूट जाती है। मतलब मैं इसे बहुत ज्यादा बल से खींचूं तो टूट जाएगी, तो उसे कहते हैं अपन भंजन प्रतिबल। क्या कहते हैं? भंजन प्रतिबल। इतना समझ आ गया है ना? तो अगला देखो, अगला क्या है? ऐंठन कोण। ऐंठन कोण क्या होती है? जैसे देखो इस कंघे को देखो, है ना, ये कंघा अब सीधा है, मुड़ता ही नहीं है भाई, मजबूत है। अब मुड़ने के लायक क्या है भाई? क्या है मेरे पास जिसे मोड़ दूं? अब तुम्हारी मुंडी हो उसे तो मोड़ दूं मैं 1 सेकंड में। हाँ, तो इसके बाद करेंगे कनेक्टर की। अब ये कनेक्टर एकदम सीधा है ना, गोल है एकदम, ठीक है। अब मैंने इसे थोड़ा देखा, ऐसे घुमा रहा हूँ ना, घुमाने से क्या आ रही है? ऐंठन आ रही है। तो जो घुमाने से, जैसे मान लो ये एक छड़ थी, अब इस छड़ को 3D में जूम करो, ऐसे गोल छड़ है भाई, ये गोल है ना, है ना। अब इसकी सारी लाइनें अभी सीधी है, मतलब इसके हर बिंदु की लंबाई सीधी है, बिल्कुल सीधी गोल छड़ है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ? इसको थोड़ा सा टिल्ट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? इसको इस तरफ थोड़ा सा टिल्ट कर रहा हूँ। ये लंबाई की छड़ है, अब मैंने इसे टिल्ट किया तो देखो अपन को पता है गोला तो रहेगा नहीं, लेकिन इसकी सारी लंबाई टेढ़ी हो जाएंगी। टेढ़ी क्यों है? क्योंकि मैंने इसे घुमा दिया। ऐंठन आ गई, आई कि नहीं आई ऐंठन? तो अब ऐंठन में देखो, समझो कि अपन को देखो, इसको घुमाया तो ये पहले सीधी थी, अब टेढ़ी हो गई। समझो, पहले सीधी थी, मतलब इसकी अगर 2 लाइनों की बात करी जाए, 2 लाइनों की बात करी जाए तो देखो घुमाने से आखिर हो क्या रहा है? पहली लाइन इसकी सीधी थी, ये बिल्कुल ये सीधी लाइन थी, ठीक है, ये वाली लाइन बिल्कुल सीधी थी, ठीक है। अब घुमाने से ये इतनी टिल्टेड आ गई, ठीक है, कितनी आ गई? इतनी टिल्टेड। अब देखो, अब देखो, और ये इसकी, मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, घुमाने से ये टिल्टेड हो गई, है ना। अब देखो इस सेंटर से, इसके सेंटर से ये क्या है? अगर इसको मैं खोल के ऐसे रख दूं तो ये इसकी त्रिज्या है, ये भी इसकी त्रिज्या होगी, और ये अपरूपक लाइन है, क्या है? खोल के रख रहा हूं मैं ये। तो देखो इन 2 त्रिज्याओं के बीच का जो कोण बना है ये तो है थीटा। कैसे? मैंने घुमाया, इसकी जो त्रिज्या पहले यहाँ से थी वो उठा के मैंने यहाँ लिया, इतना कोण घुमा दिया, नीचे से इतना कोण घुमा दिया, लेकिन ऊपर से तो फिक्स है, नीचे से मैंने इतना कोण घुमा दिया, ऐसे हल्का सा टिल्ट कर दिया, तो इसे कहेंगे अपन ऐंठन कोण। अब जो ये ऊपर की जो दो स्पर्श लाइनों के बीच का जो कोण है इसे अपन कहते हैं अपरूपक कोण। क्या कहते हैं? अपरूपक कोण। अब अपन को पता चल गया, देखो अपने
अपने पास क्या है, ये आर है, ये आर है, ये थीटा है और ये चाप है ना। तो चाप अपन लिख सकते हैं, चाप बराबर क्या होता है, आर थीटा। ये होता है, अपन जानते हैं, ये फॉर्मूला है ना। और इसका देखो, अब देखो ढंग से देखो, इसका इस पर फाई है, इसका चाप, इसकी जो दूरी है वो एल लंबाई मान लो, क्योंकि इसकी भी एल है, इसकी भी एल है, लंबाई एल है ना इसकी, तो एल लंबाई है। तो देखो इधर चाप बराबर क्या होगा, एल फाई होगा कि नहीं होगा, है ना। अब देखो ढंग से देखो, इसका चाप और इसका चाप बराबर नहीं है क्या, यही तो आर थी ये, तो मतलब दोनों का चाप बराबर है, समझो दोनों का क्या बराबर है, चाप। तो चाप बराबर है, तो एल फाई बराबर हो जाएगा आर थीटा के, यानी थीटा बराबर हो जाएगा फाई एल बाई आर। ये किस में संबंध है, एटल कोण और अपरूपक कोण में संबंध है। वैसे इतना ही याद रखना है, इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसे ही दे देगा, उसमें उसकी त्रिज्या दे देगा, लंबाई दे देगा, या तो थीटा दे देगा या अपरूपक कोण दे देगा, एक पूछ लेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। अब देखो नेक्स्ट है पाइजन अनुपात। क्या है अपना नेक्स्ट, क्या है पाइजन अनुपात। पाइजन का मतलब है कि कोई भारी वस्तु है, क्या है भारी वस्तु, जैसे इतनी मोटी भारी वस्तु थी, अब इसकी लंबाई पहले कितनी थी, एल और द्रव्यमान एम, एल लंबाई और एम द्रव्यमान की कोई भारी वस्तु है। अब ये क्या हो रहा है, तो ये भारी वस्तु अपने वजन के कारण लटकती है, क्या होती है, लटकती है, और लटकने के कारण ये थोड़ी सी लंबी हो जाती है, क्या हो जाती है, लंबी। अब लंबी होगी तो देखो वस्तु का द्रव्यमान तो बढ़ नहीं रहा, वस्तु का देखो लंबी होगी तो वही वस्तु लंबी होगी तो मोटाई कम हो जाएगी उसके लंबी होने के कारण। अब पहले उसकी त्रिज्या आर थी, अब उसकी त्रिज्या होगी छोटा आर, क्या हो गई, छोटा आर। तो त्रिज्या में परिवर्तन कितना आया, डी आर का, कितना, अल्फा परिवर्तन आया ना डी आर का, और लंबाई में परिवर्तन कितना आया, डी एल का, ये लंबाई हो गई एल टू, है ना। तो देखो यदि वस्तु के लंबे समय तक लटकने पर उसके स्वयं के भार के कारण वृद्धि को क्या कहते हैं, पाइजन अनुपात कहते हैं। और ये कितना होता है, सिग्मा इक्वल टू माइनस डी आर बाई आर। ये क्या है, आर के सापेक्ष त्रिज्या के सापेक्ष त्रिज्या में कमी, माइनस कमी बताता है, और ये है डी एल बाई एल, यानी लंबाई के सापेक्ष वृद्धि। अब देखो लंबाई के सापेक्ष वृद्धि, क्योंकि माइनस में तो कमी बता रहा है, इसमें वृद्धि देखो डीएल बढ़ा है और आर घटा है, तो डी देखो ये क्या है, सापेक्षिक त्रिज्या में परिवर्तन, ये क्या है, सापेक्षिक त्रिज्या में परिवर्तन बटे सापेक्षिक, है ना, मतलब बटे में देखो ये त्रिज्या में सापेक्षिक परिवर्तन है ये, और ये है लंबाई में सापेक्षिक परिवर्तन। देखो ये त्रिज्या में सापेक्षिक परिवर्तन है, ये लंबाई में सापेक्षिक परिवर्तन। नेगेटिव क्यों लिया है, क्योंकि लंबाई तो बढ़ रही है और त्रिज्या घट रही है। ये पाइजन नियतांक होता है इतना सा, है ना। अब समझो मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, तुम्हें और उस ग्राफ को समझना है, क्या करना है, उस ग्राफ को समझना है। देखो मैंने ये ग्राफ बना दिया, मैंने ये कुछ ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ क्या कहता है, ये हुक्स के लॉ पर आधारित ग्राफ है, और ये है प्रतिबल और ये है विकृति, ये प्रतिबल है, ये विकृति है, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूं, ये अंतिम सीमा है, और जो ये अंतिम सीमा यहाँ आएगा, ये अंतिम सीमा, ये नहीं, यहाँ ये है बिंदु, भंजन बिंदु,
अब मैं क्या कहता हूँ, यहाँ प्रतिबल समानुपाती है विकृति के, मतलब जैसे जैसे प्रतिबल बढ़ाएंगे उतनी विकृति आएगी। लेकिन इस यहाँ तक एक कंडीशन है कि जैसे ही प्रतिबल को हटा देंगे वो वस्तु अपनी वास्तविक अवस्था में आ जाएगी। इस सब के लिए अलग अलग होता है। क्या आ जाएगी? वास्तविक वस्तु अपनी प्रत्यास्थता की सीमा में है। यहाँ तक, कहाँ तक? यहाँ तक, मतलब ये प्रत्यास्थता की सीमा है, मतलब यहाँ तक प्रतिबल को कितना बढ़ा लो, विकृति को कितना बढ़ा लो, वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगी। लेकिन ये प्रत्यास्थता की सीमा के ऊपर है। अगर प्रतिबल यहाँ से ऊपर बढ़ाया गया तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आएगी, वो विकृत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विकृत हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? विकृत हो जाएगी। और फिर अगर अपन ने प्रतिबल को और बढ़ाते गए, वस्तु तो विकृत हो चुकी है, लेकिन अपन ने और प्रतिबल की सीमा तक बढ़ा दिया, यानी कि प्रत्यास्थता की सीमा तक बढ़ा दी। तो इस सीमा के बाद अगर प्रतिबल बढ़ाएंगे तो वस्तु टूट जाएगी, भंजन बिंदु आ जाएगा। क्या आ जाएगा? भंजन बिंदु। अपन जानते हैं कि प्रतिबल समानुपाती होता है विकृति के। अब प्रतिबल बराबर करते हैं तो यंग का प्रत्यास्थता गुणांक आ जाता है, समान इंटू विकृति आती है। तो प्रत्यास्थता गुणांक प्रतिबल बटे विकृति होती है। और यहाँ इसकी ढाल क्या है? स्लोप। स्लोप क्या है? प्रतिबल बटे विकृति। स्लोप भी क्या है? प्रतिबल बटे विकृति है। स्लोप भी क्या है? प्रतिबल बटे विकृति है। तो इसकी जो स्लोप, ये जो ढाल दे रही है, ढाल क्या देगी? स्लोप क्या देगी? प्रत्यास्थता गुणांक देगी। क्या देगी? प्रत्यास्थता गुणांक देगी। तो मतलब जिसका जितना अधिक प्रत्यास्थता गुणांक होगा उतना अधिक वह वस्तु प्रत्यास्थ होगी। समझ में आई बात? अपने पास ग्राफ ये है, ये इसकी लास्ट सीमा है, ये इसकी प्रत्यास्थ सीमा है, यहाँ तक है ना। ये प्रतिबल है और ये विकृति है। अपन को पता है कि प्रतिबल समानुपाती होता है विकृति के। तो प्रतिबल बराबर होता है प्रत्यास्थता गुणांक और विकृति। तो प्रत्यास्थता गुणांक बराबर हो जाएगा प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल बटे विकृति, है ना। प्रतिबल बटे विकृति हो जाएगा प्रत्यास्थता गुणांक। तो अपन को पता है इस ग्राफ की स्लोप, ये जो स्लोप क्या है? स्लोप है प्रतिबल बटे विकृति, है ना। तो और यही क्या बता रही है? प्रत्यास्थता गुणांक। अब देखो स्लोप क्या है? पॉजिटिव। तो टेन थीटा क्या होगा? पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव है ना। तो टेन थीटा पॉजिटिव मतलब थीटा ज्यादा होगा, तो टेन थीटा ज्यादा होगा। और टेन थीटा ज्यादा होगा तो स्लोप ज्यादा होगी। अब स्लोप ज्यादा है तो प्रत्यास्थता गुणांक ज्यादा होगा। क्या होगा? प्रत्यास्थता गुणांक। तो मतलब थीटा ज्यादा होने पर प्रत्यास्थता गुणांक ज्यादा होगा। प्रत्यास्थता गुणांक ज्यादा है, प्रत्यास्थता गुणांक ज्यादा है। तो इन दो ग्राफों को कंपेयर करो। देखो इसका थीटा 1 है, इसका थीटा 2 है। तो थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1 है। तो इस कंडीशन में इसका प्रत्यास्थता गुणांक ज्यादा है, इसका प्रत्यास्थता गुणांक कम है। और जिसका प्रत्यास्थता गुणांक ज्यादा होता है वही वस्तु अधिक प्रत्यास्थ होती है। मतलब ये बी और ये ए, तो बी ज्यादा प्रत्यास्थ है ए की तुलना में। ठीक है, ठीक है। अब देखो मान लो कोई ग्राफ ऐसे है, इसका भंजन बिंदु यहाँ आ रहा है, इसका भंजन बिंदु यहाँ आ गया। तो जिसका भंजन बिंदु ज्यादा दूर आता है ना, तो वही उतना ही ज्यादा लचीला होता है, क्योंकि वो देर में टूटेगा। और जिसका भंजन बिंदु जितना करीब आएगा वो उतना जल्दी टूट जाएगा। और ये कुछ की पॉइंट है जो सर ने बताए, याद ही रखने कि वायु पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे वायु अगर स्टील का ज्यादा है तो तांबे का कम होता है। क्यों? स्टील में का प्रत्यास्थता गुणांक सबसे ज्यादा होता है। वायु केवल ठोस पदार्थों के लिए होता है, ताप बढ़ाने पर वायु घटता है, बल्कि उन्हें तक सॉलिड एवं गैस तीनों के लिए काम में आ सकता है। तो देखो ठोस,
गैस। बल्क नियतांक किसका ज्यादा होता है? ठोस का। बल्क नियतांक आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है, और आयतन सॉलिड के लिए गोले का, गैस के लिए गैस का आयतन, लिक्विड के लिए गोले का, गोले में भरा हुआ लिक्विड, तो तीनों के लिए आ सकता है। लेकिन यंग प्रत्यास्थता गुणांक सॉलिड के लिए है ना आता है काम में। बस अब अपन है ना क्या करेंगे कि तुम्हें रिवीजन, तो मैं एक क्लास बना दूंगा रिवीजन की, तो इन तीनों चैप्टरों की। अब मैं तुम्हारा ऐसा करता हूँ कि नेक्स्ट क्लास से मुझे लगता है कि तुम्हें क्या स्टार्ट कर देनी चाहिए, सर्कुलर मोशन। क्या उसे 1-2 दिन में सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करते हैं, फिर अपन अपना स्टार्ट करेंगे एसएचएम। क्या स्टार्ट करेंगे? एसएचएम। चलो ऐसा करते हैं, पहले एसएचएम ही कर लेते हैं, एसएचएम को निमेड़ लेते हैं भाई। क्या करते हैं? निमेड़ ही लेते हैं इसे।